गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं अर्पिता कुमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चरर जीपीसी झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसका सर्किट डायग्राम, उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड उसकी क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है वो हम सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं क्योंकि ये चीप होता है, सस्ता होता है और ये फ्रिक्वेंसी के वाइड रेंज तक हमें ऑडियो फिडेलिटी प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि ऑडियो सिग्नल के लिए जैसे हम ऑडियो सिग्नल देते हैं वो उसका इनपुट सिग्नल के एम्पलीफाइड हुआ आउटपुट हमें मिलता है। जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है ये मोस्टली हमारा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज में लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमने दो ट्रांजिस्टर यूज में ले गए हैं, Q1 और Q2 है। फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट में करने के लिए हमने एक सीसी कपलिंग कैपेसिटर यूज में लिया गया है। कपलिंग कैपेसिटर क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट में देता है और उस एसी सिग्नल को ही पास होने देता है, डीसी सिग्नल को पास नहीं होने देता, जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होए। जो सीसी कैपेसिटर है वो आरसी के अक्रॉस जो हम आउटपुट लेते हैं उसको कपल्ड कर देता है। आरसी और सीसी आपस में क्या है, पैरेलल में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। इसको हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ये केवल आरसी और सीसी की वजह से हम इसको बोलते हैं। जो हमने यहाँ पे दो स्टेज यूज में ली गई हैं वो दोनों स्टेज यहाँ पे क्या है, हमारी सिमिलर हैं। R1 R2 RC RE और CC यहाँ पे लगा हुआ है दोनों स्टेज में। हम यहाँ पे देखते हैं कि R1 R2 और RE क्यों यूज में लेते हैं। R1 R2 और RE एक तो हम बायसिंग के लिए यूज में लेते हैं और एक दूसरा स्टेबलाइजेशन के लिए। बायसिंग का मतलब है कि जब हमारा कोई भी इनपुट एसी सिग्नल नहीं लगा हुआ है तब भी हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है, हमारा ऑन होता है, मतलब कि हमारा वर्क कर रहा होता है। जो बेस और इमीटर जो हैं वो हमारे फॉरवर्ड बायस में होते हैं। अब यहाँ पे हमने वोल्टेज डिवाइडर स्टेबलाइजेशन सर्किट यूज में लिया गया है। ये हमने इसलिए यूज में लिया गया है ताकि जो हमारा क्यूशंट पॉइंट है, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, जो हमारा क्यू पॉइंट है, वो हमारा लोड लाइन के मिड में रहे और ये हमारा फिक्स रहे, जैसे कि ये टेम्परेचर से कोई भी अफेक्ट नहीं हो। इसलिए हमने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर स्टेबलाइजेशन सर्किट यूज में लिया गया है। एक हमने क्या है, यहाँ पे RE के पैरेलल में C यूज में लिया गया है। C क्या हमने, हमारा बाईपास कैपेसिटर है, मतलब कि एसी सिग्नल को बाईपास कर देता है। एसी सिग्नल के लिए क्या करता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, जिससे कि जो हमारा एसी सिग्नल है शॉर्ट सर्किट होने पे कोई भी जो हमारा यदि करंट है वो क्या करता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसमें उसका अपोज कम होता है उस पाथ को फॉलो करता है। जब C हमारा शॉर्ट हो जाएगा तो इसके रिएक्टेंस कम होने से इस पाथ को ये फॉलो करेगा, RE के थ्रू नहीं जाएगा, जिससे कि हमारा क्या होता है, गेन बढ़ जाता है। और CEB क्या होता है, डीसी सिग्नल के को तो पास होने नहीं देता और एसी सिग्नल को पास होने देता है। यहाँ पे हमारे ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। दो स्टेज हैं, दोनों स्टेज को हम कपलिंग डिवाइस यूज में ली गई है। कपलिंग डिवाइस यहाँ पे CC हमने यूज में लिया गया है। अब यहाँ पे हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। इनपुट सिग्नल हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे अप्लाई करते हैं और ये किसके थ्रू अप्लाई करते हैं, Cin क्या है, हमारा कपलिंग कैपेसिटर है, जो कि हमारे इनपुट सिग्नल को इसके ऊपर बेस पे अप्लाई कर देता है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे या फिर आरसी के अक्रॉस हमें क्या होता है, एम्पलीफाइड आउटपुट प्राप्त होता है। ये एम्पलीफाइड आउटपुट क्या करते हैं, हम CC कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू सेकंड स्टेज के इनपुट पे देते हैं। सेकंड स्टेज के आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, मतलब कलेक्टर पर आरसी के अक्रॉस हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, जो कि फर्स्ट स्टेज का जो एम्पलीफाइड आउटपुट था उसका भी एम्पलीफाइड आउटपुट हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से जो हमारा ओवरऑल गेन होता है वो बढ़ जाता है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो हमारा ओवरऑल गेन होता है वो क्या होता है, जितनी भी हम स्टेज यूज में लेते हैं उनके इंडिविजुअल स्टेज के गेन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारा जो गेन होता है वो इंडिविजुअल स्टेज के गेन के प्रोडक्ट से हमारा क्या होता है, कम होता है। ये हमारा किसकी वजह से होता है, लोडिंग इफेक्ट के कारण होता है। लोडिंग इफेक्ट यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज है उसका जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में हमारा क्या आ जाता है,
से जो उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है, उसका जो इनपुट होता है वो उसकी सीरीज में पैरेलल में आ जाता है। उसके पैरेलल में आने से हमारा लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लोड रेजिस्टेंस कम होने से हमारा क्या हो जाता है, वोल्टेज गेन कम हो जाता है। जिससे वोल्टेज गेन कम हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कोई भी हमने 3 स्टेज का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज में लिया गया है, तो फर्स्ट स्टेज के लिए सेकंड स्टेज की वजह से लोडिंग इफेक्ट आएगा, सेकंड स्टेज में थर्ड स्टेज की वजह से लोडिंग इफेक्ट आएगा, लेकिन थर्ड स्टेज की कोई नेक्स्ट स्टेज नहीं है, इसलिए उस पर कोई लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से जो हमारा टोटल गेन होता है वो प्रैक्टिकली हमारा और उनके इंडिविजुअल गेन के प्रोडक्ट से हमारा क्या होता है, कम होता है। ये हमारा लोडिंग इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे हम इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देते हैं। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, वोल्टेज गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारा जो वोल्टेज गेन है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। मतलब कि 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारा वोल्टेज गेन कांस्टेंट है। 50 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी पे हमारा वोल्टेज गेन कम हो जाता है, और 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी लेने पे हमारा वोल्टेज गेन कम हो जाता है। अब हम यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या करते हैं, इनको एनालिसिस करते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है हमारा ट्रांजिस्टर। लो फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है कि जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर हमने यूज में लिया गया है उसकी जो रिएक्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, हमारी ज़्यादा हो जाती है। जैसे रिएक्टेंस क्या होती है हमारी 1/2πfc होती है। एफ हमारा कम है तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, रिएक्टेंस कम हो जाती है। रिएक्टेंस कम होने से क्या होगा, रिएक्टेंस में क्या होता है कि एक हमारा जो करंट है उसके फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है। तो क्या होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है उसके बहुत कम पार्ट को वो सेकंड स्टेज के इनपुट में देता है, और सेकंड स्टेज उसको एम्पलीफाई करेगा। इस तरीके से हमारा जो गेन होता है वो हमारा कम हो जाता है। दूसरा हमारा है कि जो हमने आर के पैरेलल में जो सी कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर जो हम कह रहे थे, वो उसकी भी रिएक्टेंस क्या हो जाती है, हमारी ज़्यादा हो जाती है। रिएक्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये शंट का काम यहाँ पे नहीं कर पाता है, बिकॉज जो हमारा सी है वो शंट होने से ही हमारा क्या होता है, जो करंट उससे पास होता है, और आर हमारा क्या हो जाता है, शंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सी की रिएक्टेंस ज़्यादा होने के कारण शंट नहीं हो पाता है आर, तो हमारा करंट आर से पास होता है, जिसकी वजह से हमारा गेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन दोनों फैक्टर की वजह से हमारा क्या हो जाता है, गेन कम हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे बात करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंस है सीसी की वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। रिएक्टेंस वापस से 1/2πfc, एफ ज़्यादा होने पे हमारी रिएक्टेंस कम हो जाएगी। जैसे इसका कम है तो उस सर्किट को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से शो कर दिया। सीसी हमारा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने से हमारा क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेज है उसके लिए, या फिर कोई भी स्टेज है उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेज है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो उसके लोड रेजिस्टेंस के क्या आ जाता है, पैरेलल में आ जाता है। उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, वो जो लोड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लोडिंग इफेक्ट आ जाता है, और उससे हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा हमारा है कि बेस इमीटर जो जंक्शन है उसका जो कैपेसिटर है हाई फ्रिक्वेंसी पे वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जो भी हमारे जंक्शंस होते हैं उन पे हमारा कैपेसिटेंस होता है, तो वो जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जो अभी हमारे जंक्शन है तो उस जंक्शन के जो जैसे बेस इमीटर जो जंक्शन है उसकी जो रिएक्टेंस है वो क्या हो जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी पे हमारी लो हो जाती है। लो होने से हमारा जो करंट होता है वो बढ़ जाता है। करंट बढ़ गया मतलब हमारा जो बीटा फैक्टर है, बीटा भी एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, जिससे कि हमारे ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से हाई फ्रिक्वेंसी पे हमारा गेन कम हो जाता है। बेटा आपने पढ़ा होगा यहाँ पे जो भी हमने आर सी कपल्ड एम्पलीफायर है वो ये हमने जो ट्रांजिस्टर यूज में लिए गए हैं ये क्या हमारे कॉमन एमिटर है। मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे हम पता लगाते हैं कि कॉमन एमिटर है। हमने इनपुट किस पे दिया, बेस पे। आउटपुट किस पे देख रहे हैं, कलेक्टर पे देख रहे हैं। कॉमन क्या हो गया हमारा, जो बचा हुआ जो है वो हमारा कॉमन हो गया। ई टर्मिनल हमारा बचा हुआ तो कॉमन एमिटर हो गया। यहाँ पे हमने
ट्रांजिस्टर यूज में लिया गया है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, सी कॉन्फ़िगरेशन यूज में लिया गया है। इसके लिए जो हमारा गेन होता है वो बीटा है। बीटा क्या, IC अपॉन अभी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो बीटा फैक्टर क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे जो जंक्शन होता है, बेस इमिटर जंक्शन है, उसकी जो रिएक्टेंस है वो हमारी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये जंक्शन उसकी जो रिएक्टेंस कम होने से हमारा जो गेन होता है वो कम हो जाता है। इस तरीके से इन दो फैक्टर की वजह से हमारा हाई फ्रिक्वेंसी पे गेन कम हो जाता है। अब हम मिड फ्रिक्वेंसी पे बात करते हैं। मिड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, जो हमारा ऑडियो सिग्नल होता है वो कितना होता है, 20 से 20 किलोहर्ट्ज होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये हमारा ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी स्पीच है, म्यूजिक है, इनको एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज में लेते हैं। मिड फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे हमारा वोल्टेज गेन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे जो कपलिंग कैपेसिटर होता है वो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो इस तरीके से मेंटेन होती है कि हमारा वोल्टेज गेन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, जो रिएक्टेंस होती है वो CC की 1/2πf से f बढ़ाने पे हमारी रिएक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि हमारा गेन बढ़ जाता है। एक फैक्टर तो ये है कि हमारा गेन बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फिर कॉन्स्टेंट कैसे होता है। लेकिन दूसरा यहाँ पे फैक्टर आता है कि उसी समय पे क्या होता है कि हमारे जो लोडिंग इफेक्ट है, जो कपलिंग कैपेसिटर हमने यूज में लिया गया है, उस कपलिंग कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे रिएक्टेंस कम होती है हमारा लोडिंग इफेक्ट आ जाता है। लोडिंग इफेक्ट के कारण हमारा क्या होता है, गेन होता है। इस तरीके से हमारा एक फैक्टर से तो हमारा क्या होता है, गेन बढ़ रहा है, दूसरे फैक्टर से हमारा क्या हो रहा है, गेन कम हो रहा है। इस तरीके से जो हमारा गेन होता है, दोनों फैक्टर क्या हो गए, काउंटर हो गए एक दूसरे के, तो हमारा गेन क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं। ये क्या करता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि RC कपल्ड एम्पलीफायर है वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज में लेते हैं हम ज़्यादातर, क्योंकि इसका जो एम्पलीफिकेशन लो सिग्नल को ये एम्पलीफाई करता है। द गेन इज कॉन्स्टेंट ओवर दी ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए भी था कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी बताया था कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी 20 से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ये 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की सिग्नल को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, यूनिफॉर्मली एम्पलीफाई कर रहा है मतलब। तो ये हमारा क्या है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसको यूनिफॉर्मली हमारे क्या करता है, एम्पलीफाई करता है ऑडियो सिग्नल, जैसे हमारा स्पीच है, कोई भी म्यूजिक है। दूसरा हमारा है कि जो भी ट्रांजिस्टर है, देखा है हमने कि इसके अंदर रजिस्टर और कैपेसिटर यूज में लिए गए हैं। रजिस्टर और कैपेसिटर हमारे क्या आते हैं, इस तरीके से जो ये RC कपल्ड एम्पलीफायर है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो हमारी कम होती है। दूसरा है कि ये कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट का मतलब इसकी साइज छोटी होती है। छोटी क्यों होती है, जो रजिस्टर कैपेसिटर जो यूज में लेके हैं उनकी साइज यहाँ पे छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा सर्किट क्या है, कॉम्पैक्ट है। एक तो इसकी लोअर कॉस्ट है, दूसरा ये कॉम्पैक्ट है, दूसरा है कि ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी को क्या है, यूनिफॉर्मली हमारा एम्पलीफाई करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो ये क्या होता है कि इस जैसे जैसे मतलब टाइम निकलता है वैसे वैसे उसमें क्या होता है, नॉइज आने लग जाती है। जैसे जैसे एज होती है, मतलब कि उस सर्किट को बनाए हुए कितने साल हो गए हैं उसके हिसाब से उसमें नॉइज आने लग जाती है। और फिर जो भी हमारा क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग भी इसमें चेंजेस आते हैं। दूसरा होता है कि RC कपल्ड एम्पलीफायर है वो हमारे लो वोल्टेज और लो पावर गेन रखता है, इसलिए हम इसको मतलब ज़्यादा एम्पलीफाई करना होता है सिग्नल को, वहाँ पे हम इसको यूज में नहीं लेते हैं। तीसरा होता है कि इसमें क्या है, इम्पीडेंस मैचिंग ये हमारी प्रोवाइड नहीं करवाता है। इम्पीडेंस मैचिंग जैसे कि हमने इसको हम RC कपल्ड एम्पलीफायर है, इसको हम लास्ट में यूज में ले रहे हैं और उसके बाद में जैसे हम माइक यूज में ले रहे हैं, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं कि ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज में ले रहे हैं, क्लास में हमने माइक यूज में लिया। तो जैसे ही हम RC कपल्ड एम्पलीफायर यूज में लेते हैं उसका जो लोड होता है वो हाई होता है, जो हमारा माइक होता है उसका क्या होता है, हमारा कम होता है। इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है, मिसमैच हो जाता है, तब हमारा क्या होता है, तो इस तरीके से हमारे मिसमैच होने से जो वोल्टेज गेन हो जाएगा वो कम हो जाएगा और हमारे जो लिटिल पावर ही ट्रांसफ़र हो पाती है, कि मतलब हम उस सिग्नल को एम्पलीफाई ऐसे से नहीं कर पाते हैं।
लास्ट हम देखते हैं कि जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उसकी क्या क्या हमारी एप्लीकेशन है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो मोस्टली हम वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए यूज में लेते हैं, और ये क्या हमारा इनिशियल स्टेज में ही हम यूज में लेते हैं, बिकॉज कि लास्ट स्टेज में हम इसको यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी इसका डिसएडवांटेज में बताया है कि ये मिसमैच, इसमें इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होती। इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब है कि यदि जो भी लास्ट स्टेज है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस और जो भी हमारा सेकेंड लास्ट स्टेज का लोड रेजिस्टेंस और लास्ट स्टेज का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हमारे सेम से होना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्पीडेंस मैचिंग हो पाए, कि हम उसमें हाई पावर ट्रांसफ़र कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे हम इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो पाती, इसलिए हम इसको इनिशियल स्टेज में यूज में लेते हैं, लास्ट स्टेज में हम इसको यूज में नहीं लेते हैं। इस तरीके से आज हमने हमारा कवर कर लिया है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। थैंक यू।